हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल में फिनॉल से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, यानी फिनॉल आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है दैट इज़ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर अलग है और एसिड अलग होता है। एसिडिक नेचर मतलब होता है कि कौन H+ जल्दी निकालेगा, चाहे वो कोई मेटल भी होगा, अगर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है कुछ भी है, अगर वो H+ कौन जल्दी निकालता है वो उसका एसिडिक कैरेक्टर हुआ, और एसिड अलग होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर देखेंगे जनरली फिनॉल वीक एसिड होता है, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। फिनॉल शो एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। ये स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। आपने से वाटर में डाला, ये H+ को रिलीज करेगा, यहाँ से H+ निकाला तो H+ इसके साथ मिलेगा, ये बना देता है H3O+ और फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉल है, उसमें माइनस आयन। ठीक है, अब रेजोनेंस हम देखेंगे दोनों का। फिनॉक्साइड आयन का मैंने इसमें लिखा हुआ है, फिनॉल का आप खुद बना लेना या मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है उसे हम चेक करेंगे। तो देखो, रेजोनेंस हमने कई बार पहले भी पढ़ा है कि रेजोनेंस होता कैसे है। पहले मैं बनाता हूँ फिनॉक्साइड आयन के लिए। देखो, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस, यहाँ पे ये O है, O- का दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का काम है घूमने का, तो ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा, मिडिल में। अब ये मिडिल में जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6। अब ये बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 1 बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। 1 कह रहा भाई मुझे सारे इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको 2 वाले को दे देता है कि मेरे पास ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा, 2 के पास चला गया, तो 2 में क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आ गया 2 में, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। इसीलिए फिनॉल क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इस इलेक्ट्रॉन का काम भी घूमने का है, फिर ये दोबारा जाएगा, ये चले जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो 3 तो फुलफिल हो गया, 3 में ज़्यादा होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे सप्लाई कर देता है 4 के लिए। तो अब माइनस चार्ज किसके पास आ गया, अब माइनस चार्ज आ जाएगा 4 के पास। 4 के पास माइनस आ गया, और डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में, और पहले किसके बीच में था, 5 और 6 के बीच में था, और एक डबल बॉन्ड ऊपर है। तो अब कहाँ पे आ गया, पैरा पोजीशन में। फिर ये क्या करेगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये इलेक्ट्रॉन 4 और 5 के बीच में जाएगा, क्योंकि कहीं और तो जा नहीं सकता जंप मार के, ये इसी के पास जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए 5 के पास, तो ये फिर किसको दे देगा, 6 को दे देगा। तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, और ये अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड पहले से यहाँ पे था, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला गया, 6 वाले के पास, और बाकी एज इट इज जैसे थे। फिर क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के घूमने का काम है, ये इस दोनों के बीच में चले जाएगा, और ये फिर वापस इसके पास चले जाएगा। तो ये घूमता रहता है चारों तरफ को, और इसके बीच में डबल हेडेड एरो आता है रेजोनेंस में। तो फिर क्या हुआ, एज इट इज़ हो गया। अब डिफरेंस आप देखोगे तो आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, देखो डिफरेंस क्या दिखेगा, यहाँ पे बॉन्ड था 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, 1 2 में नहीं है बल्कि 2 3 में। तो ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता रहता है। तो ये हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन का। ठीक है, अब फिनॉल में भी इसी तरीके का होता है। फिनॉल में अगर हम रेजोनेंस करेंगे तो फिनॉल का रेजोनेंस कैसे होगा, देखो सेम हमने रिंग बनाई इस तरीके से OH। अब फिनॉल में क्या होगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करता है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन में क्या आ गया, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट होगा, 1 के पास ज़्यादा हो गया, एक 2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 में माइनस चार्ज आएगा, बाकी एज इट इज़। फिर वो ऐसे ही घूमेंगे जैसे पहले घूम रहा था, ये यहाँ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे अब माइनस चार्ज किसके पास आ गया, 4th के पास, पैरा पोजीशन में। इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, और बाकी एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इसके पास वापस हो जाएगा। इसको नीचे दिखा देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ गया आपके पास, ये इसमें बॉन्ड हो गया, इसमें बॉन्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस के फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब माइनस के फॉर्म में चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसमें प्लस चार्ज H। अब फिर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ये इसके पास वापस चला जाएगा एज इट इज़। लेकिन क्या हुआ, बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये OH एज इट इज़ रहेगा। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो हम कहेंगे फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन, इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल। अब कहोगे आप रीज़न क्यों है ज़्यादा, देखो पहले हम चेक करते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो दोनों के 5-5 स्ट्रक्चर बन रहे, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों के बराबर हो गए। फिर कैसे चेक किया हमने चेक ये किया कि इसमें ओवरऑल माइनस चार्ज ही पूरा स्प्रेड हो रहा है, ओवरऑल पूरा माइनस चार्ज, यानी ओवरऑल माइनस चार्ज, होल माइनस चार्ज इज स्प्रेडेड। ठीक है, इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और इसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। देखो यहाँ प्लस चार्ज भी है, माइनस भी है, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है, यानी कि ओवरऑल माइनस चार्ज ही रिड्यूस नहीं हो रहा है इस प्लस की वजह से, यानी यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ गया, प्लस और माइनस चार्ज हो गया। चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा माइनस चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इसका जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा, H+ को जल्दी निकालेगा, इसीलिए फिनॉल क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि फिनॉल और एल्कोहल में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। रीज़न क्या है, देखो फिनॉल अपने इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। और एल्कोहल अगर हाइड्रोजन को रिलीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी, एबिलिटी टू रिलीज H+ आयन, अब जो ये बनेगा ये बहुत कम स्टेबल होता है। OR ये कहाँ है, ना तो इसमें कोई रेजोनेंस है, ना कोई भी चीज़ की स्टेबिलिटी है, ये हाईली रिएक्टिव है, यानी बहुत कम स्टेबल है, अनस्टेबल है ये। तो इससे कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए H+ को निकालना नहीं चाहेगा। तो एल्कोहल बहुत कम एसिडिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ये आंसर है इसका कि फिनॉक्साइड, देखो आंसर क्या, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है और फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से, और एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है एल्कोहल से। ये रीज़न है इसका। सेकंड देखो, कई बार ऑर्डर आ जाता है कि ऑर्डर में देखो RCOH, H2CO3, C2H5OH, वाटर और एल्कोहल, इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिड तो एसिडिक होगा ही होगा, एसिड तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा ये H2CO3 ये ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर फिनॉल होगा, फिर वाटर होता है, वाटर के भी कम होता है एल्कोहल, एल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक होता है। इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा, तो Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, एसिड की है, 10⁻⁵, फिर ये H2CO3 की है, फिर फिनॉल की है, फिर वाटर की है, और सबसे कम किसकी है, एल्कोहल की है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा दिया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी एसिडिटी में, तो इसमें ध्यान रखना। सबसे मेन मैंने अभी क्या कहा आपको, स्टेबिलिटी। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग रहा है उससे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जितना फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी सब्स्टिट्यूशन के साथ, उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप लगते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला होगा, एक उसे देने वाला होगा। तो एसिडिटी कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो, और एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो। ठीक है, एसिडिटी का फैक्टर ध्यान रखना है। रीज़न क्या है इसका, देखो रीज़न बता देता हूँ आपको।
जैसे मैंने कहा कि फिनॉक्साइड आयन है, ये आपका OH ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया कुछ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाइड्रोजन को जल्दी से निकालेगा नहीं ना बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ये रीजन मैंने लिखा नहीं, आप इससे लिख लेना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को निकालने की, ये तो फुलफिल हो चुका है, तो ये हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। और दूसरा, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। अब ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन तो ज़्यादा पावरफुल है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से। इस हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इसे जल्दी से बाहर कर देगा। तो जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को बाहर करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे मैंने कहा ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताओ। पहला मैंने कहा पैरा नाइट्रोफिनॉल, दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और तीसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें ध्यान रखना कि पैरा सबसे ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, पैरा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो पैरा और ऑर्थो दोनों में रेजोनेंस काम करेगा तो -R इफेक्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा तो दोनों में -I इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पैरा ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, ऑर्थो से। क्यों, जबकि दोनों में इफेक्ट बराबर हो रहे हैं। रीज़न क्या है इसका, कि यहाँ पे जो ऑर्थो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन इसमें टिका रह जाता है और इसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ पे, ये H और ये O मिल जाएंगे तो ये H जल्दी से रिलीज नहीं हो पाता, इसीलिए पैरा ज़्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर एज कम्पेयर टू ऑर्थो। और मेटा सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि जो फिनॉल होता है या OH ग्रुप होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस से कंप्लीट नहीं होती है, यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है, इसीलिए मेटा नाइट्रोफिनॉल सबसे कम एसिडिक होता है। नेक्स्ट देखो, अगर हमने हेलोजन लगा दी, हेलोजन का मतलब X ग्रुप, X मीन्स हेलोजन, कुछ भी हो सकता है Cl, Br, I, ठीक है, मैंने यहाँ पे X लगा दिया। तो इसमें ध्यान रखना कि X वाले में जो ऑर्थो वाला होगा, ऑर्थो हेलोजन, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा और उसके बाद फिनॉल। अब ऐसा क्यों है, देखो इस केस में केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है, बस यहाँ पे रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा। जो हेलोजन ग्रुप होता है उसमें रेजोनेटिंग यानी प्लस जो R इफेक्ट होता है वो काम नहीं करता ज़्यादा, उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यही एक केस है, बस ये आपको मैंने बताया था, ये एक्सेप्शनल केस है। तो और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो जो सबसे पास होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सबसे पास है तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितना आप इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करोगे उतना जल्दी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो ये सबसे पास लगा हुआ है तो बहुत जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे कम कर देगा। तो ये जल्दी से क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वीक है तो उसको निकालना आसान है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस केस में होगी, ऑर्थो में। तो ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर मेटा, क्योंकि ऑर्थो के बाद मेटा है जो डिस्टेंस में है, तो मेटा खींचेगा लेकिन कम स्पीड से खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए H+ लेट में रिलीज होगा। फिर उसके बाद और कम किस केस में होगा, पैरा, क्योंकि पैरा में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो ये बहुत दूर है तो इसकी जो खींचने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो कम होगी। कम होगी तो H भी क्या होगा, आराम आराम से निकलेगा।
जैसे आपको बोला टेस्ट है 2 वीक बाद है तो आप आराम आराम से काम करोगे। अगर आपको बोला जाएगा टेस्ट कल है तो बहुत स्पीड से काम करोगे। आपको बोलेंगे टेस्ट 4 दिन के बाद है तो थोड़ा सा स्पीड आपकी कम बढ़ेगी। तो स्पीड किसके बेस पे? दिन के बेस पे। 1 वीक में आप बहुत स्लो काम करोगे, 4 डेज में तो आप थोड़ा स्पीड से काम करोगे, मैंने कहा कल तो आप बहुत स्पीड से काम करोगे। ऐसे ही ये बहुत पास है, बहुत जल्दी से हो रहा है काम, ये थोड़ा दूर हो गया आराम से हो रहा है काम, ये बहुत दूर हो गया तो और आराम से काम हो रहा है। इसमें है ही नहीं, कह रहा है टेंशन फ्री, तो यहाँ पे बहुत आराम से काम होगा। तो इस वजह से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इस बेस में अरेंज हो जाएंगे। तो एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब देखो सेम, अगर मैंने क्या ले लिया, Cl, Br, I और F ले लिया, फिर क्या होगा, एक ही पोजीशन में ऑर्थो में मैंने चारों डिफरेंट ग्रुप ले लिए, फिर किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? तो हम देखते हैं Cl का ज़्यादा होता है, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की सबसे ज़्यादा है, फिर Br की, फिर I की। तो फ्लोरीन आप कहोगे फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होती है, मैंने कम क्यों रखा है इससे? रीज़न क्या है, फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। नहीं तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल था और सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर फ्लोरीन ही शो करता, लेकिन फ्लोरीन में आपको पता है फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो जो H को निकालने की टेंडेंसी है वो इसकी कम हो जाती है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे लास्ट आता है। बाकी सब में देखो माइनस आई इफेक्ट होता है और क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका ही रीज़न है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। साफ सा रीजन है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो क्या करेगा, वो तो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी साइड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो किस पे गुस्सा उतारेगा वो, जो उसका वीक होगा, और वीक कौन है इसके पास, हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन करेगा, जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है, फिर 1 नाइट्रो हटाया हमने, 2 नाइट्रो लगा दिए, तो ये इसके कंपैरिजन में कम करेगा, फिर 1 नाइट्रो लगा दिया, ये इन दोनों के कंपैरिजन में कम करेगा। अब इसके बाद अगर मेटा पोजीशन है, देखो 2 मेटा पोजीशन लग गए, तो मेटा में रेजोनेंस काम नहीं करता है, ध्यान रखना, मेटा पोजीशन में रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, मेटा में केवल क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और एक पैरा वाला देखो 2 मेटा के बराबर होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, तो जो 2 मेटा में लग गए हैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, ये रेजोनेंस के तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। और मेटा में रेजोनेंस काम नहीं करता, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा जो वीक होता है, इसलिए 2 मेटा भी कम है 1 पैरा के सामने। फिर देखो ऑर्थो वाला, ऑर्थो के केस में अभी मैंने आपको बताया था, ऑर्थो क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और लास्ट में किसका नंबर आता है, फिनॉल का। चलो इससे कुछ ना कुछ तो है, ये आई इफेक्ट शो तो कर रहा है, खींच रहा है, तो लास्ट में फिनॉल। अब देखो हमने दूसरा स्टेप ले लिया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया हमने, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो कहता है फिनॉल ही इससे अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद देखो मेटा वाला ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर पैरा वाला, और सबसे लास्ट होता है ऑर्थो वाला, ठीक है, मेटा पैरा फिर ऑर्थो, इससे ऑर्थो कर लेना, एम लिख दिया गलती से, ठीक है। रीज़न क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे जो ये ऑर्थो और पैरा क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो एक तरीके का रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाती है। तो ऑर्थो और पैरा वाले में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, मेटा के। तो मेटा का सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा ढंग से इनके कंपैरिजन में, तो इसीलिए मेटा है, फिर पैरा है, और लास्ट में ऑर्थो है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑर्थो और पैरा में से, ऑर्थो और पैरा में से मैंने पैरा क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि पैरा का डिस्टेंस ज़्यादा है,
पैरा देखो बहुत दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन कम दे पाएगा क्योंकि डिस्टेंस की वजह से कम पहुंच पाएगा। ऑर्थो वाला क्या है, बिल्कुल पास पड़ा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ऑर्थो में, क्योंकि डिस्टेंस कम है। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम दे पाएगा, इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। अब देखो प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व किया गया एसिडिक कैरेक्टर को फिनॉल की। इसके लिए क्या किया गया कि लिटमस टेस्ट, जैसे लिटमस टेस्ट क्या होता है, जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस में, उसे कहेंगे हम लिटमस टेस्ट। तो जैसे हमने फिनॉल को लिटमस फिनॉल में ब्लू लिटमस को डाला वो रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। दूसरा हमने टेस्ट किया इसको कि रिएक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे हमने इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम के साथ इसने बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अगर आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करोगे तो होगा बर्न विद पॉप साउंड, आपको पॉप साउंड जैसी आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो इससे हमने टेस्ट कर लिया कि ये जो फिनॉल है आपका वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तीसरा देखो, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था जैसे NaOH के साथ, लेकिन फिनॉल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्कली के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर के साथ जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आराम से रिएक्शन कर सकता है, और ये क्या करेगा, यहाँ से H रिप्लेस करेगा Na के साथ, तो ये फिर क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसका OH, इसका हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और ये निकल जाएंगे तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर हो गया। और सेकंड हो गया कि कैसे हम इसे प्रैक्टिकली चेक करेंगे, किसको, फिनॉल को, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि फिनॉल होता है जो वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो एक गैस रिलीज होती है CO2 गैस, तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज नहीं होती, ये CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि फिनॉल वीक एसिड होता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोनिक एसिड के कंपैरिजन में, H2CO3 के कंपैरिजन में ये वीक एसिड होता है, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है, और CO2 गैस को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर और फिनॉल का जो पहला पॉइंट था वो ख़त्म होता है। अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसमें 1-2 लेक्चर हैं लेकिन कम रिएक्शंस हैं, तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देखो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।